हेलो एवरीवन। लास्ट क्लास में हमने मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल थ्योरी स्टडी किया था, राइट? और हमने इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन कैसे लिखते हैं मॉलिक्यूल्स का, ये हमने सीखा था। तो मैं एक सिंपल सा एग्जांपल लेता हूँ। जैसे मान लीजिए कि अगर कोई मॉलिक्यूल है, लेट्स से N2 ले लेता हूँ, राइट? और अगर मैं आपसे पूछूं कि इसका इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन क्या होगा, तो आप इजीली बता सकते हैं। N2 का इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन सिग्मा 1s2, सिग्मा स्टार 1s2, सिग्मा 2s2, सिग्मा स्टार 2s2। मैं यहाँ पे लिख देता हूँ सिग्मा 1s2, सिग्मा स्टार 1s2, सिग्मा 2s2, सिग्मा स्टार 2s2। सिंस यहाँ पे sp मिक्सिंग होगा, राइट, इसलिए यहाँ पे आएगा पाई 2px2, पाई 2py2 और देन सिग्मा 2pz2। टोटल 14 इलेक्ट्रॉन हो गया। मीन्स यहाँ पे एनर्जी लेवल डायग्राम अगर आप देखेंगे, सिग्मा 1s सबसे नीचे, फिर सिग्मा 2 स्टार 1s, सिग्मा 2s, सिग्मा स्टार 2s, पाई 2px, पाई 2py, सिग्मा 2pz, राइट। इसमें दो इलेक्ट्रॉन, यहाँ भी दो इलेक्ट्रॉन, यहाँ भी दो इलेक्ट्रॉन, यहाँ भी दो इलेक्ट्रॉन, यहाँ पे टोटल 4, यहाँ पे 2 इलेक्ट्रॉन। इसके बाद नंबर आता है पाई स्टार 2px2, पाई स्टार 2py2 और सिग्मा स्टार 2pz का, राइट। लेकिन इनमें कोई इलेक्ट्रॉन नहीं रहेगा। अगर आप देख रहे हैं ये एनर्जी लेवल डायग्राम है, इसमें अगर मान लीजिए कि N2 को कोई इलेक्ट्रॉन डोनेट करना है, ध्यान से सुनना, N2 को अगर बाहर कोई इलेक्ट्रॉन डोनेट करना है तो ये इनमें से कौन सा इलेक्ट्रॉन डोनेट करेगा? ये अगर एनर्जी लेवल डायग्राम है तो आप बता सकते हैं कौन सा इलेक्ट्रॉन बाहर डोनेट करेगा। तो ऑफ कोर्स ये इलेक्ट्रॉन बाहर डोनेट करेगा। क्लियर है क्या? क्योंकि जो भी जिसका एनर्जी सबसे ज्यादा है वो इजीली डोनेट कर सकते हैं। तो ये इलेक्ट्रॉन बाहर डोनेट करेगा, मतलब ये इलेक्ट्रॉन डोनेशन में यूज होगा। क्लियर है? तो यार ऐसे ऑर्बिटल जिनसे इलेक्ट्रॉन बाहर जाते हैं या बाहर डोनेट करना होता है, इसको बोलते हैं, इस ऑर्बिटल को बोलेंगे हाईएस्ट ऑक्यूपाइड मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल, होमो। होमो मीन्स हाईएस्ट ऑक्यूपाइड मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल। आई होप क्लियर है इतना। मीन्स आपको समझ में आ रहा है, ये सारे ऑर्बिटल ऑक्यूपाइड हैं, लेकिन ये वाला जो दिख रहा है ये हाईएस्ट ऑक्यूपाइड मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल है। जितने ऑक्यूपाइड मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल हैं इनमें से ये हाईएस्ट है। क्लियर है? अब ये इमेजिन करो कि अगर N2 को लेट्स से इलेक्ट्रॉन एक्सेप्ट करना होता तो कौन से ऑर्बिटल में एक्सेप्ट करता? ये तो सारे फुलफिल्ड है, इनमें ये एक्सेप्ट करता, राइट। इस ये भी वैकेंट है, ये भी वैकेंट है, लेकिन जब ये एक्सेप्ट करेगा तो इसमें एक्सेप्ट करेगा, इलेक्ट्रॉन इसमें एक्सेप्ट करेगा। क्लियर है ये पॉइंट? तो यार अगर इसमें इलेक्ट्रॉन एक्सेप्ट करेगा तो इस ऑर्बिटल को जिसमें इलेक्ट्रॉन एक्सेप्ट करता है इसको बोलते हैं लूमो। जिस ऑर्बिटल से इलेक्ट्रॉन डोनेट करेगा इसे बोलेंगे होमो, जिसमें इलेक्ट्रॉन एक्सेप्ट करेगा इसे बोलेंगे लूमो। होमो लूमो समझ में आया? लूमो का फुल फॉर्म लोवेस्ट अनऑक्यूपाइड मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल। ये ऑर्बिटल अनऑक्यूपाइड है, ये भी अनऑक्यूपाइड है, लेकिन अनऑक्यूपाइड में लोवेस्ट कौन सा है? तो ये लोवेस्ट है, तो इसका फुल फॉर्म हो जाएगा लोवेस्ट अनऑक्यूपाइड मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल। आई होप क्लियर इतना। तो आपको होमो समझ में आ गया, हाईएस्ट ऑक्यूपाइड मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल। लूमो क्या होता है? लोवेस्ट अनऑक्यूपाइड मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल। किसी भी मॉलिक्यूल को अगर इलेक्ट्रॉन डोनेट करना है तो ये होमो से डोनेट करेगा, एक्सेप्ट करना है तो ये लूमो से एक्सेप्ट करेगा। क्लियर है? तो इसका होमो क्या हो जाएगा? कौन सा ऑर्बिटल है ये? सिग्मा 2pz2, ये होमो हो जाएगा। लूमो क्या होगा? तो ये पाई स्टार 2px2 या 2px2 क्यों ले रहे हो, पाई स्टार 2px और पाई स्टार 2py, इनमें से कोई भी एक, ये दोनों ही लूमो है। क्लियर है? चलिए मैं एक और एग्जांपल ले लेता हूं। जैसे मान लीजिए O2 है, राइट।
तो O2 के केस में अगर आप इलेक्ट्रॉनिक कन्फिग्रेशन लिखना चाहें तो यहाँ पे sp मिक्सिंग नहीं होगा, इसका इलेक्ट्रॉनिक कन्फिग्रेशन होगा सिग्मा 1s2 सिग्मा स्टार 1s2 सिग्मा 2s2 सिग्मा स्टार 2s2 सिग्मा 2pz2 पाई 2px2 पाई 2py2 14 पाई स्टार 2px1 पाई स्टार 2py1। आई होप क्लियर है। अब अगर देखा जाए कि इसका एनर्जी लेवल अगर मैं डायग्राम आपको दिखाऊं तो एनर्जी लेवल डायग्राम ड्रॉ करूंगा तो नीचे सिग्मा 1s2 फिर सिग्मा स्टार 1s2 सिग्मा 2s2 सिग्मा स्टार 2s2 सिग्मा 2pz2 पाई 2px2 पाई 2py2 पाई स्टार 2px1 पाई स्टार 2py1 सिग्मा स्टार 2pz1। तो यहाँ पे 2 इलेक्ट्रॉन, यहाँ पे 2 इलेक्ट्रॉन 2 इलेक्ट्रॉन 2 इलेक्ट्रॉन 2 इलेक्ट्रॉन 4 इलेक्ट्रॉन और यहाँ पे 1 इलेक्ट्रॉन है। क्लियर है। अगर इस सिचुएशन में देखा जाए ये कौन सा ऑर्बिटल है तो ये है पाई स्टार 2p, राइट। 2px है और एक पाई स्टार 2py है और ये क्या है पाई 2p है और ये सिग्मा 2p है 2pz मान लो। अगर मैं आपसे पूछूं कि ऑक्सीजन के केस में कौन से ऑर्बिटल से ये इलेक्ट्रॉन डोनेट करेगा, ऑफ कोर्स ऑक्यूपाइड है, ये वाला ऑक्यूपाइड है मींस यहीं से इलेक्ट्रॉन डोनेट करेगा। इस केस में होमो कौन सा होगा तो होमो विल बी पाई स्टार 2p। क्लियर है। लेकिन अगर इसको इलेक्ट्रॉन एक्सेप्ट करना होता, राइट, तो ये भी अनऑक्यूपाइड है और ये भी देखो हाफ फिल्ड ही है तो ये भी अनऑक्यूपाइड ही है। अनऑक्यूपाइड मींस मतलब ये कंप्लीटली ऑक्यूपाइड नहीं है। तो अगर इसको बाहर से इलेक्ट्रॉन एक्सेप्ट करना है, इमेजिन करो आप O2 को बाहर से इलेक्ट्रॉन चाहिए तो ये सिग्मा 2p में आएगा या फिर पाई स्टार 2p में आएगा। तो पाई स्टार 2p अभी कंप्लीट फील्ड नहीं है, इसीलिए ये कौन से ऑर्बिटल में आएगा पाई स्टार 2p में आएगा। इसीलिए इस केस में ल्यूमो भी क्या हो जाएगा पाई स्टार 2p। इस केस में ऐसे एग्जांपल में अगर हाफ फिल्ड ऑर्बिटल है ऊपर तो होमो भी यही होगा, लूमो भी यही होगा। लेकिन अगर ये फुल फिल्ड है तो होमो ये हो जाएगा, इसका ऊपर वाला लूमो हो जाएगा। आपको इतना समझ में आया होगा होमो लूमो क्या होता है। होमो क्या होता है जिससे इलेक्ट्रॉन डोनेट करेगा, लूमो क्या होता है जिसमें इलेक्ट्रॉन एक्सेप्ट करता है। नंबर 1 पॉइंट इतना समझ में आया होगा होमो लूमो। सेकेंड थिंग, अगर आप बॉन्ड ऑर्डर का फॉर्मूला पढ़ा है आपने, बॉन्ड ऑर्डर इक्वल्स टू हाफ ऑफ नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन इन बॉन्डिंग ऑर्बिटल माइनस नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन इन एंटी बॉन्डिंग ऑर्बिटल। क्लियर है। तो अगर मैं आपसे पूछूं कि ये फॉर्मूले में अगर आप देखेंगे नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन इन बॉन्डिंग ऑर्बिटल इंक्रीज होंगे, अगर ये टर्म इंक्रीज होगा, मान लीजिए किसी मॉलिक्यूल में बॉन्डिंग ऑर्बिटल में इलेक्ट्रॉन का नंबर इंक्रीज हो रहा है तो बॉन्ड ऑर्डर क्या हो जाएगा, इस केस में इंक्रीज हो जाएगा। लेकिन किसी मॉलिक्यूल में नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन इन एंटी बॉन्डिंग ऑर्बिटल इंक्रीज हो रहा है, फिर बॉन्ड ऑर्डर क्या होगा तो बॉन्ड ऑर्डर डिक्रीज होगा। एंटी बॉन्डिंग में अगर नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन इंक्रीज होगा तो बॉन्ड ऑर्डर डिक्रीज होगा। तो ये कंक्लूजन भी आप याद रखें। आई होप क्लियर इतना। अब चलिए अपन नेक्स्ट एक सिंपल सा क्वेश्चन पे आते हैं। चलिए प्रॉब्लम देखते हैं अपन। क्वेश्चन है एक्सप्लेन द कलर ऑफ फॉलोइंग मॉलिक्यूल, जैसे F2 Cl2 Br2 एंड I2, फ्लोरीन क्लोरीन ब्रोमीन आयोडीन। तो फ्लोरीन का कलर ये पेल येलो होता है, पेल येलो मीन्स बहुत ही लाइट येलो होता है, ऑलराइट। और इसका Cl2 येलो या फिर येलोविश ग्रीन होता है, मीन्स थोड़ा सा डार्क रहेगा, येलोविश ग्रीन, इससे तो एटलीस्ट ये थोड़ा सा डार्क रहेगा येलो। इसका
ये ब्राउन कलर होता है ब्रोमीन या ब्राउनिश रेड होता है, I2 ये वॉयलेट कलर होता है। तो हमें ये एक्सप्लेन करना है कि F2 का लाइट कलर होता है, Cl2 थोड़ा सा और इससे डार्क हुआ, ब्रोमीन का कलर येलो से ब्राउन और डार्क होगा, ये वॉयलेट या वॉयलेट ब्लैक बहुत ही ज्यादा डार्क कलर होता है I2 का। ऐसा क्यों हो रहा है? या फिर आप इस क्वेश्चन को ऐसे भी समझ सकते हैं कि F2 Cl2 Br2 I2 डायमैग्नेटिक होते हैं। अगर आप F2 का देखोगे तो F2 में कोई भी अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन नहीं है, तो ये डायमैग्नेटिक होता है। डायमैग्नेटिक होने के साथ साथ ये कलर्ड भी होता है। नहीं चमका? यूजुअली हमने एटॉमिक स्ट्रक्चर में पढ़ा था कि जिसके पास अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन होते हैं ऐसे सब्सटेंस कलर्ड होते हैं। राइट, मैंने एटॉमिक स्ट्रक्चर में एक लाइन लिखवाया था कि अगर कोई दो आपको एटम दे दे, जिस एटम में अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन है वो कलर्ड होता है। राइट, लेकिन यहां पे अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन किसी के पास नहीं है, फिर भी ये कलर्ड है। ऐसा क्यों? तो आप इसी को ऐसे टर्म भी लिख सकते हैं कि हैलोजेंस आर डायमैग्नेटिक बट कलर्ड। एक्सप्लेन। तो हैलोजेंस बेसिकली डायमैग्नेटिक होते हैं, लेकिन डायमैग्नेटिक होने के साथ साथ ये कलर्ड होते हैं। अब ऐसा क्यों होता है ये हमें समझना है। चलिए, अगर आपने क्वेश्चन लिख लिया, चलिए अब इसका रीजन देखते हैं क्या होगा। तो सबसे पहले अभी रीजन से पहले मैं आपको एक चीज बता दूं। पहले कलर होता क्या है, कलर के बारे में थोड़ा सा पढ़ लेते हैं। जैसे कलर का मतलब है, लेट्स से ये आपको बॉटल दिख रहा है, ये येलो टाइप का दिख रहा होगा आपको, येलोइश दिख रहा होगा। तो ये येलो क्यों दिख रहा है? राइट, इसका रीजन क्या है? इसके पीछे केमिस्ट्री में अपन रीजन क्या देते हैं, अब ये सोचते हैं अपन। राइट, तो चलिए अपन थोड़ा सा कलर के बारे में मैं आपको बता दूं कि आपको कलर स्पेक्ट्रम तो पता ही होगा। कलर स्पेक्ट्रम में कौन कौन से होते हैं? तो वॉयलेट, इंडिगो, ब्लू, ग्रीन, येलो, ऑरेंज एंड रेड, ये विबग्योर होते हैं। 7 कलर होते हैं, ये स्पेक्ट्रम है। कलर स्पेक्ट्रम यही 7 कलर होते हैं। राइट, अब इनमें होता है क्या है कि ये जो कलर स्पेक्ट्रम है, अगर ये 7 कलर है, वॉयलेट, इंडिगो, ब्लू, ग्रीन, येलो, ऑरेंज, रेड, अगर आप इन 7 का मिक्सचर ले लोगे, सातों कलर अगर हैं, ऑल 7 कलर अगर कहीं प्रेजेंट रहेंगे, तो वो सब्सटेंस आपको व्हाइट दिखेगा, या फिर वो कलर आपको व्हाइट दिखेगा। आपने बचपन में अगर ड्राइंग बनाया होगा तो आप क्या करिए, सारे 7 कलर्स को आप मिक्स कर देंगे तो आपको व्हाइट कलर दिखेगा। ब्लैक क्या होता है? ब्लैक मीन्स अगर ये कोई कलर ही ना रहे तो फिर वो ब्लैक हो जाता है। मीन्स व्हाइट क्या होता है? व्हाइट मीन्स वॉयलेट प्लस इंडिगो प्लस ब्लू प्लस ग्रीन प्लस येलो प्लस ऑरेंज प्लस रेड। सबके मिक्सचर को अपन क्या बोलते हैं? ये बेसिकली व्हाइट कलर होता है। राइट, इनमें से भी हमने शायद बचपन में पढ़ा होगा कि इसमें प्राइमरी कलर होते हैं। तो इसमें 3 प्राइमरी कलर होते हैं। प्राइमरी कलर कौन कौन से हैं? तो ब्लू, येलो एंड रेड, ये तीनों प्राइमरी कलर होते हैं। मीन्स आप इन तीनों कलर से आप कोई भी कलर बना सकते हैं। तो जैसे अगर आप येलो प्लस रेड को मिक्स करिए, ठीक, तो येलो प्लस रेड के मिक्सचर से आपको ऑरेंज बनता है। राइट, सिमिलरली अगर आपने ब्लू प्लस येलो मिक्स किया तो ब्लू प्लस येलो से आपको ग्रीन मिल जाता है। सिमिलरली अगर आपने ब्लू प्लस रेड मिक्स किया तो आपको वॉयलेट मिल जाता है। मतलब इन दोनों को मिक्स करने से ऑरेंज मिलेगा, येलो प्लस ब्लू मिक्स करने से ग्रीन मिलेगा, और रेड प्लस वॉयलेट, सॉरी, रेड प्लस ब्लू मिक्स करने से वॉयलेट मिलता है। ठीक,
तो 3 कलर ये, और इन तीनों के मिक्सचर से मैं ऑरेंज, ग्रीन और वॉयलेट बना लूंगा। इनको बोलते हैं सेकेंडरी कलर। समझ में आ रहा है? इंडिगो बेसिकली प्राइमरी या सेकेंडरी कलर नहीं है। प्राइमरी और सेकेंडरी के मिक्सचर से, मींस अब इनको मिक्स करने से टर्शियरी कलर बनता है। मींस प्राइमरी और सेकेंडरी को अगर आप मिक्स करेंगे, ठीक, प्राइमरी और सेकेंडरी को, तब आपको बनेगा टर्शियरी कलर। तो बेसिकली इंडिगो क्या है? ये टर्शियरी कलर है। ये पॉइंट समझ में आया? फिर इसके बाद चलिए आपको ये समझ में आ गया व्हाइट क्या होता है। व्हाइट, सारे कलर के मिक्सचर को व्हाइट बोलते हैं। सारे कलर अगर नहीं रहे तो फिर क्या होगा? ब्लैक हो जाएगा। और एक न्यूट्रल कलर होता है, मींस ग्रे बोलते हैं उसे। मतलब व्हाइट 50% व्हाइट 50% ब्लैक है, तो या फिर कोई भी दो कलर अगर न्यूट्रलाइज कर रहे हैं तो ग्रे बन जाता है। मींस ग्रे भी बेसिकली कोई कलर नहीं होता है। व्हाइट, ब्लैक, ग्रे ये तीनों कलर नहीं होता है। कुछ भी नहीं है तो ब्लैक, सब कुछ है तो व्हाइट, 50-50 है तो फिर ये ग्रे बन जाता है, राइट। मतलब कुछ नहीं है तो क्या होगा? ब्लैक, और 100% है तो व्हाइट, बीच में क्या रहेगा? तो ग्रे है। ये बेसिकली न्यूट्रल कलर है। आई होप इतना समझ में आया। फिर अपन अब न्यूट्रल कलर कैसे बनता है, तो इसके लिए मैं आपको एक सिंपल सा कलर व्हील डायग्राम आपको बता रहा हूं। जैसे मान लीजिए कि न्यूट्रल कलर कैसे बनाते हैं, इसके लिए आप ऐसे व्हील डायग्राम एक जगह पे वॉयलेट लिखो, इंडिगो तो टर्शियरी हटाओ, वॉयलेट, ब्लू, फिर क्या आएगा? ग्रीन, फिर क्या आएगा? येलो, ऑरेंज, रेड। इंडिगो को मैंने हटा दिया, वो टर्शियरी कलर है। तो ये कलर व्हील डायग्राम से बता सकते हैं कि वॉयलेट का एंटी कलर या कॉम्प्लीमेंट्री कलर येलो है, ब्लू का कॉम्प्लीमेंट्री कलर ऑरेंज है, ग्रीन का कॉम्प्लीमेंट्री कलर रेड है। ये पॉइंट समझ में आया? मतलब कि अगर आपने ग्रीन और रेड मिक्स कर दिया तो ये न्यूट्रल कलर बन जाएगा। वॉयलेट और येलो मिक्स कर दिया तो फिर से ये न्यूट्रल कलर बन जाएगा। ब्लू और ऑरेंज मिक्स कर दिया तो फिर ये क्या हो जाएगा? न्यूट्रल कलर बन जाएगा। पॉइंट समझ में आया? अब चलिए, अगर आपको यहां तक समझ में आ गया कलर स्पेक्ट्रम, प्राइमरी कलर, सेकेंडरी कलर, और ये कलर व्हील समझ में आ गया, ये इनके कॉम्प्लीमेंट्री कलर हैं, राइट। अब समझते हैं कि कोई भी सब्सटेंस किसी पर्टिकुलर कलर का क्यों दिखता है। जैसे मान लीजिए ये बॉटल है तो ये येलो कलर का क्यों दिखता है, राइट। अब चलिए समझते हैं। यहां पे मान लीजिए कि आपके पास कोई सब्सटेंस है, राइट। यहां पे कोई सब्सटेंस ले लिया मैंने। अगर लाइट इस पे फॉल नहीं कर रहा, मतलब एकदम आप डार्क में है, तो ये सब्सटेंस दिखेगा ही नहीं, राइट। ये सब्सटेंस कब दिखेगा? जब आप सनलाइट में आएंगे। अगर लाइट रहेगा, या फिर मान लीजिए कोई पर्टिकुलर लाइट है, जैसे भी सनलाइट है, लाइट है उधर, तो ये दिख रहा है कि यार ये मरून कलर है, राइट। कोई भी सब्सटेंस तभी दिखेगा जब इस पे लाइट आएगा, फिर ये लाइट रिफ्लेक्ट होके, लाइट यहां से रिफ्लेक्ट होके, अगर आप यहां पे खड़े हो, ठीक, तो ये आपकी आंखों पे आ रहा है, फिर आप इस सब्सटेंस को देख सकते हैं। ये पॉइंट बहुत ही सिंपल सा बोला मैंने कि मान लीजिए यहां से लाइट आएगा, सब्सटेंस पे आएगा, सब्सटेंस को रिफ्लेक्ट करके आपकी आंखों पे आएगा, और तभी आप इस सब्सटेंस को देख सकते हैं। अगर रिफ्लेक्ट नहीं होता, वैसे आप रे ऑप्टिक्स पढ़ रहे हैं फिजिक्स में, तो अगर ये सब्सटेंस रिफ्लेक्ट नहीं होता, मान लीजिए ऐसा सब्सटेंस है जो सब कुछ एब्जॉर्ब कर ले, मतलब रिफ्लेक्ट हो ही नहीं रहा है, तो फिर आपको ये सिर्फ और सिर्फ ब्लैक दिखेगा, राइट। कोई कलर दिखेगा ही नहीं। मैं ये केस ले रहा हूं कि ये सब्सटेंस कोई कलर रिफ्लेक्ट कर रहा है, तो रिफ्लेक्ट करने के बाद आपको यहां से कोई पर्टिकुलर कलर दिखेगा। अब बात करते हैं कौन सा कलर दिखेगा। तो केमिस्ट्री में हम इसे कैसे समझ सकते हैं? ये जो सब्सटेंस है, मान लीजिए जैसे बॉटल है, तो बॉटल, ये जो प्लास्टिक दिख रहा है, प्लास्टिक में बेसिकली बहुत सारे ऑर्गेनिक मॉलिक्यूल होते हैं। मॉलिक्यूल एटम से मिलकर बना होता है,
मॉलिक्यूल किससे मिलकर बना होता है? एटम से, और एटम के अंदर इलेक्ट्रॉन होते हैं। मीन्स इस बॉटल में भी इलेक्ट्रॉन है, प्रोटॉन है या न्यूट्रॉन है, तो यहां भी इलेक्ट्रॉन होंगे। क्या हो रहा होगा देखा जाए, मान लीजिए मैं अभी सिर्फ ये जो सब्सटेंस दिख रहा है मैं इसको अभी ब्रेक कर रहा हूं, मैं आपको एटॉमिक लेवल पे बात कर रहा हूं। मान लीजिए कि कोई एटम होगा इसमें, राइट, एटम के इलेक्ट्रॉन होंगे, क्लियर। अब कोई भी एटम है, जैसे मान लीजिए कि आपके पास हाइड्रोजन है, तो हाइड्रोजन में भी आपको पता है कि फर्स्ट शेल, सेकेंड शेल, थर्ड शेल, फोर्थ शेल ऐसे होता है। फर्स्ट शेल का एनर्जी -13.6 होता है, सेकेंड शेल का -3.14 होता है, राइट। तो यहां भी जो एटम होगा इसके बहुत सारे एनर्जी लेवल्स होंगे। मान लीजिए कि इस एनर्जी लेवल में यहां पे इलेक्ट्रॉन प्रेजेंट है। क्या हुआ, यहां से लाइट आया, क्लियर है। तो अगर यहां से लाइट आया तो ये लाइट जैसे ही सब्सटेंस पे आएगा, आपको पता है लाइट के पास एनर्जी होता है, राइट। अब लाइट के पास एनर्जी है, फोटॉन से मिलके बना है, तो ये लाइट क्या करेगा, इस इलेक्ट्रॉन को एक्साइट करेगा। ये इलेक्ट्रॉन मान लीजिए लोअर शेल से हायर शेल में एक्साइट हो गया, समझ में आया। तो जैसे ही मान लो ये एक्साइट होगा, लोअर शेल से हायर शेल में एक्साइट होगा, तो एक्साइट होते ये कुछ एनर्जी यहां से एब्जॉर्ब करेगा। इसमें क्या था, व्हाइट लाइट में सारे कलर थे, सारे कलर थे इन द सेंस कि वॉयलेट से लेके रेड तक। अगर मैं बात करूं वॉयलेट से लेके रेड तक, तो अगर आपको पता होगा शायद कि लेफ्ट टू राइट जाओगे तो लैम्डा इंक्रीज होता है, क्लियर है। मीन्स अप्रोक्सीमेटली 390 400 एंगस्ट्रॉम से लेके 700 अप्रोक्सीमेटली ले रहा हूं मैं, ठीक ना, 400 से लेके 700 तक, ये बेसिकली रेंज होता है, अप्रोक्सीमेट ले रहा हूं मैं, ठीक ना। 400 नैनोमीटर होता है, सॉरी, नैनोमीटर से 700 नैनोमीटर अप्रोक्सीमेट लिया मैंने, ये एग्जैक्टली 390 इसके आसपास होता है। तो बस कहने का मतलब ये है कि अगर आप लेफ्ट टू राइट जाएंगे तो वॉयलेट से ज्यादा वेवलेंथ इंडिगो का होगा, इंडिगो से ज्यादा वेवलेंथ ब्लू का, ब्लू से ज्यादा ग्रीन, ऑरेंज, रेड, रेड का वेवलेंथ सबसे ज्यादा है। वेवलेंथ ज्यादा होगा तो फ्रीक्वेंसी न्यू डिक्रीज होगा, एनर्जी क्या होगा, डिक्रीज होगा, क्लियर है। तो अब यहां पे क्या होगा, व्हाइट लाइट में 400 नैनोमीटर अप्रोक्सीमेट बात कर रहा हूं मैं, 400 से लेके 700 नैनोमीटर तक के सारे वेवलेंथ प्रेजेंट रहते हैं। जैसे ही ये सारे वेवलेंथ थे, इसमें क्या होगा, इलेक्ट्रॉन को एक्साइट करने के लिए एक वेवलेंथ एब्जॉर्ब हो जाएगा। कैसा, कितना, मान लीजिए अगर ये एनर्जी डिफरेंस डेल्टा ई है, तो डेल्टा ई इक्वल्स टू एच सी बाई लैम्डा होता है, ई इक्वल टू एच सी बाई लैम्डा। तो यहां से कौन सा वेवलेंथ एब्जॉर्ब होगा, तो लैम्डा इक्वल्स टू एच सी बाई डेल्टा ई। अगर आपको ये डेल्टा ई पता है, एनर्जी डिफरेंस पता है, तो एच सी बाई डेल्टा ई से आप वेवलेंथ फाइंड कर सकते हैं। तो एक कोई वेवलेंथ एब्जॉर्ब हो गया, देखिए 400 से लेके 700 तक सारे वेवलेंथ इसमें प्रेजेंट थे, इसमें से एक पर्टिकुलर वेवलेंथ एब्जॉर्ब हो गया। तो जब यहां से बाकी वेवलेंथ बाहर जाएगा, राइट, तो इस लाइट में सारे कलर प्रेजेंट होंगे, सारे वेवलेंथ प्रेजेंट होंगे एक्सेप्ट वेवलेंथ लैम्डा। लैम्डा मतलब मान लीजिए, जस्ट मैं आपको ऐसे एग्जांपल दे रहा हूं कि जैसे येलो कलर का लाइट अगर 550 नैनोमीटर है अप्रोक्सीमेटली, मान लेते हैं कि 550 नैनोमीटर है अगर वेवलेंथ, तो ये आपको येलो कलर दिखता है। जो लाइट होता है ना, लाइट का वेवलेंथ अगर मान लीजिए 550 नैनोमीटर के आसपास हो गया, तो ये आपको येलो कलर का लाइट दिखेगा। 400 के आसपास वेवलेंथ है तो ये आपको वॉयलेट कलर का लाइट दिखेगा। अगर 700 नैनोमीटर का वेवलेंथ है तो ये आपको रेड कलर दिखेगा। इससे ज्यादा हो जाएगा फिर वो आपको नहीं दिखने वाला, वो इंफ्रारेड हो जाता है। तो मान लेते हैं कि चलो मैं ये एग्जांपल ले रहा हूं कि चलो 550 नैनोमीटर का ये लाइट एब्जॉर्ब हो गया, राइट। तो यहां पे व्हाइट लाइट था, इसमें से 550 नैनोमीटर वाला लाइट एब्जॉर्ब हो गया,
क्यों एब्जॉर्ब हुआ? ड्यू टू एक्साइटेशन ऑफ इलेक्ट्रॉन। तो यहां पे येलो कलर का लाइट, मान लो जस्ट मैं एग्जांपल दे रहा हूं आपको समझाने के लिए कि येलो कलर का लाइट इज एब्जॉर्ब्ड। फॉर एग्जांपल बस मान लीजिए आप, तो अगर येलो कलर का लाइट एब्जॉर्ब हो गया तो जो लाइट रिफ्लेक्ट होगा, मान लीजिए आप यहां से देख रहे हैं, तो इस लाइट में सारे कलर प्रेजेंट होंगे एक्सेप्ट येलो। समझ में आ रहा है? मींस इस लाइट में क्या होगा? व्हाइट माइनस येलो, ये आपको दिखेगा, ये ऑब्जॉर्ब होगा। एब्जॉर्ब और ऑब्जॉर्ब में डिफरेंस समझे। लाइट एब्जॉर्ब मींस मटेरियल ने लाइट एब्जॉर्ब कर लिया, ऑब्जॉर्ब मींस आपको दिख रहा है। व्हाइट लाइट आया था, मान लेते हैं कोई एक वेवलेंथ एब्जॉर्ब हो गया, मैंने समझाने के लिए आपको ले लिया कि येलो कलर का लाइट एब्जॉर्ब हो गया, तो जब रिफ्लेक्ट होगा तो इसमें सारे लाइट प्रेजेंट होंगे, येलो नहीं होगा। क्लियर है? अब आप व्हाइट लाइट में से येलो लाइट हटा दीजिए, आपको क्या दिखेगा? देखिए यहां पे येलो लाइट का करस्पॉन्डिंग लाइट क्या है? वॉयलेट है। मतलब आपके पास ऑरेंज है, रेड है, वॉयलेट है, ब्लू है, ग्रीन है, सारे लाइट है, येलो नहीं है, राइट? अब देखिए आपको रेड का कॉम्प्लीमेंट्री ग्रीन है, तो रेड और ग्रीन कैंसिल हो गया, न्यूट्रल बन गया। ऑरेंज ब्लू से कैंसिल हो गया, राइट? ऑरेंज और ब्लू मिलके कैंसिल हो गए, न्यूट्रल बना लिए। ग्रीन और रेड ये मिलके कैंसिल हो गए, न्यूट्रल बना लिए। येलो है ही नहीं, तो येलो का कॉम्प्लीमेंट्री क्या है? वॉयलेट है। तो आपको क्या दिखेगा? वॉयलेट कलर दिखेगा। मीन्स एक कलर कौन सा ऑब्जर्व होगा? वॉयलेट। मतलब अगर यहां पे येलो एब्जॉर्ब होगा तो आपको वॉयलेट दिखेगा। अगर मान लेते हैं ब्लू एब्जॉर्ब हो रहा है तो कौन सा कलर दिखेगा? जस्ट फॉर एग्जांपल, अगर ब्लू ऑब्जॉर्ब होता, ब्लू अगर एब्जॉर्ब हो गया तो ब्लू का कॉम्प्लीमेंट्री ऑरेंज है, आपको ऑरेंज दिखेगा। ग्रीन एब्जॉर्ब हो गया तो क्या दिखेगा? रेड दिखेगा आपको। रेड एब्जॉर्ब हो गया अंदर ही तो क्या दिखेगा आपको बाहर? ग्रीन दिखेगा। वॉयलेट एब्जॉर्ब हो गया तो क्या दिखेगा आपको? येलो दिखेगा। तो कोई भी सब्सटेंस, मान लीजिए जैसे ये है, येलो कलर दिख रहा है, इसका मतलब क्या है? क्या आपको ऑब्जर्व मींस दिख रहा है आपको येलो, राइट? मुझे ये येलो दिख रहा है, इसने कौन सा कलर एब्जॉर्ब किया होगा? तो येलो का कॉम्प्लीमेंट्री वॉयलेट, मींस इसने वॉयलेट कलर अपने अंदर ही एब्जॉर्ब कर लिया, बाकी सब कुछ रिफ्लेक्ट कर रहा है। तो जो रिफ्लेक्टेड लाइट है, रिफ्लेक्टेड लाइट में सारे कलर है एक्सेप्ट वॉयलेट, इसलिए मुझे वॉयलेट का कॉम्प्लीमेंट्री येलो दिख रहा है। पॉइंट समझ में आया इतना? ये मैंने बहुत ही सिंपल सा विल डायग्राम बनाया जो हमारे सिलेबस में है, आप समझ सकते हैं। कोई भी अगर आपको रेड कलर दिख रहा है, इसका मतलब क्या है? रेड का कॉम्प्लीमेंट्री ग्रीन है, मतलब उस सब्सटेंस ने ग्रीन कलर एब्जॉर्ब कर लिया। अगर ग्रीन कलर एब्जॉर्ब कर लिया, बाकी सारे कलर रिफ्लेक्ट कर रहा है, तो व्हाइट माइनस ग्रीन क्या होता है? रेड होता है। बिकॉज ब्लू भी है, वॉयलेट भी है, ऑरेंज भी है, येलो भी है, तो ब्लू को ऑरेंज न्यूट्रलाइज करेगा, वॉयलेट को येलो न्यूट्रलाइज करेगा, ग्रीन को कोई न्यूट्रलाइज नहीं कर रहा है, राइट? ये पॉइंट समझ में आया? इनमें से जो कलर एब्जॉर्ब होगा उसका अपोजिट कलर आपको दिखेगा। आई होप यहां तक आपको कलर का बेसिक फंडा समझ में आया होगा, राइट? अब अपन अपने पॉइंट में आते हैं कि F2Cl2 Br2I2 में F2 का कलर लाइट येलो होता है और I2 का, चलो मैं बस दो एक्सप्लेन करता हूं, I2 का कलर वॉयलेट होता है, ऐसा क्यों? चलो मैं आपको दो लॉजिक दे रहा हूं, ये मैं नीचे का इरेज कर देता हूं। इतना मैं इरेज कर रहा हूं अभी। अगर आप देखेंगे F2 ऑर्बिटल, तो इसका आप इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन लिख सकते हैं, सिग्मा 1s2, सिग्मा स्टार 1s2, सिग्मा 2s2, सिग्मा स्टार 2s2 आप लिख सकते हैं। कहां तक? इसका होमो क्या होगा? होमो बताइए अब जरा, आप खुद से लिखिए होम इसका।
सिग्मा 1s2, सिग्मा स्टार 1s2, सिग्मा 2s2, सिग्मा स्टार 2s2, सिग्मा 2pz2, पाई 2px2, पाई 2py2 और फिर पाई स्टार 2px2, पाई स्टार 2py2, लास्ट में सिग्मा स्टार 2pz, उसमें कोई इलेक्ट्रॉन नहीं रहेगा। तो इसका होमो हो गया पाई स्टार 2p और लूमो क्या हो जाएगा, सिग्मा स्टार 2p। नहीं समझ में आया तो आप F2 का इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन लिखिए। देखिए सबसे हाईएस्ट ऑक्यूपाइड मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल कौन सा है, तो वो पाई स्टार 2p होगा। लोवेस्ट अनऑक्यूपाइड मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल कौन सा है, तो वो सिग्मा स्टार 2p होगा। सिमिलरली अगर मैं Cl2 के बारे में बात करूं, Br2 I2, तो आपको लिखना नहीं है, खुद से आप प्रेडिक्ट कर सकते हो। फ्लोरीन में 1s2 2s2 2p5 था, क्लोरीन में 1s2 2s2 2p6 3s2 3p5 है। आप खुद से प्रेडिक्ट कर सकते हैं कि इसका हो जाएगा पाई स्टार 3p सिग्मा स्टार 3p, यहाँ पे पाई स्टार 4p सिग्मा स्टार 4p, यहाँ पे पाई स्टार 5p सिग्मा स्टार 5p होगा। क्लियर है? आपको अगर ये होमो और लूमो समझ में आ गया तो अगर जैसे मान लीजिए कि मैं F2 के लिए, ठीक, अगर एनर्जी लेवल डायग्राम देखूं तो 1s सिग्मा 1s2 सिग्मा स्टार 1s2 वो सब लिखते लिखते अगर आप जाएंगे तो नीचे फिर यहां पे रहेगा सिग्मा 2pz, फिर पाई 2px, पाई 2py, मैं सबसे ऊपर वाला सिर्फ लिख रहा हूं, फिर ये रहेगा पाई स्टार 2px, पाई स्टार 2py और इसके ऊपर रहेगा सिग्मा स्टार 2pz, ऐसे ही रहेगा। तो अगर आप इस इलेक्ट्रॉन फिल करना, इसमें 2 इलेक्ट्रॉन, इसमें 2 इलेक्ट्रॉन, 2 इलेक्ट्रॉन, 2 इलेक्ट्रॉन, 2 इलेक्ट्रॉन, 2 इलेक्ट्रॉन, 2 इलेक्ट्रॉन, ये होमो रहेंगे, ये लूमो रहेगा, राइट। अगर आप I2 में देखेंगे, बस मैं 2 एग्जांपल ले रहा हूं, तो I2 के केस में क्या होगा कि पाई स्टार 5p और सिग्मा स्टार 5p ये होमो और लूमो होंगे। तो इसका पाई स्टार 5p जब रहेगा, मान लीजिए पाई स्टार 5p है, ये भी पाई स्टार 5p है, दो इलेक्ट्रॉन 5px, पाई स्टार 5py है, तो इसका सिग्मा स्टार 5pz इसके पास में रहेगा। फिर से बोल रहा हूं, यहां पे क्या रहेगा कि पाई स्टार 2px और सिग्मा स्टार 2pz के बीच में एनर्जी डिफरेंस इतना है, I2 के केस में एनर्जी डिफरेंस कम रहेगा। बात समझ में आया? अब आपको डाउट आएगा कि ऐसा क्यों? रीजन बहुत ही सिंपल है। आपने एटॉमिक स्ट्रक्चर में पढ़ा होगा कि अगर आप नंबर ऑफ ऑर्बिट इंक्रीज करेंगे तो एनर्जी डिफरेंस डिक्रीज होता है। मतलब मैंने आपको बताया था कि एज n इंक्रीजेस एनर्जी डिफरेंस ये क्या होता है, डिक्रीज होता है। पॉइंट नहीं चमका? मतलब मैं ये बोलना चाहता हूं कि अगर जैसे हाइड्रोजन के लिए समझे आप, 1s का एनर्जी इतना होता है -13.6, 2s का एनर्जी -3.4, 3s का एनर्जी -1.51, 1 2 3 4 का एनर्जी और -0.85। जैसे जैसे नंबर ऑफ ऑर्बिट इंक्रीज होता है एनर्जी गैप डिक्रीज होता है। तो 2 के बीच में, राइट, सेकेंड पीरियड के बीच में एनर्जी डिफरेंस ज्यादा होगा, फिफ्थ पीरियड में एनर्जी डिफरेंस कम होगा। पॉइंट समझ में आया? एज n इंक्रीजेस एनर्जी गैप डिक्रीज होता है। आई होप इतना पॉइंट समझ में आया। अब क्या होगा, आप इसको ऐसे समझ सकते हैं कि F2 में एनर्जी डिफरेंस ज्यादा है, I2 के होमो और लूमो में एनर्जी गैप कम है, राइट। Cl2 में एनर्जी गैप थोड़ा सा और कम रहेगा, Br2 में और कम, I2 में सबसे कम रहेगा। अब देखिए यहां से लाइट आएगा तो ये क्या करेगा, एक्साइटेशन करेगा। मैंने आपको यहीं पे समझाया था। तो जब एक्साइटेशन करेगा तो ये F2 यहां से यहां जंप करेगा, राइट। ये क्या करेगा, यहां से यहां जंप करेगा। क्लियर है? F2 के केस में, चलिए मैं यहां पे लिख देता हूं,
ये मैं पार्ट इरेज करता हूं, ये आप लिख लो, ठीक ना। F2 के केस में, और चलिए मान लीजिए I2 है, कौन सा कलर ऑब्जर्व हो रहा है, कौन सा कलर आपको दिख रहा है, OBS मींस ऑब्जर्व्ड, तो आपको F2 लाइट येलो दिखता है। I2 कौन सा कलर दिखता है, तो यार ये वॉयलेट दिखता है। बात समझ में आ रही है। कौन सा कलर अंदर एब्जॉर्ब हुआ होगा, एब्जॉर्ब्ड, अंदर कौन सा कलर एब्जॉर्ब हुआ होगा, अगर आपको येलो दिखेगा तो येलो है मतलब ये वॉयलेट एब्जॉर्ब किया होगा, राइट। I2 के केस में आपको वॉयलेट दिख रहा है, तो ये कौन सा कलर एब्जॉर्ब किया होगा, येलो एब्जॉर्ब किया होगा, राइट। आप यहां से देखें वॉयलेट एंड येलो में किसका एनर्जी ज्यादा होता है, वॉयलेट यहां पे है, येलो यहां पे है। लेफ्ट टू राइट जाएंगे, वेवलेंथ इंक्रीज होगा, एनर्जी डिक्रीज होगा, राइट। तो वॉयलेट एंड येलो में किसका एनर्जी ज्यादा है, सोचिए, वॉयलेट एंड येलो में लेफ्ट टू राइट जाएंगे तो एनर्जी डिक्रीज होता है, बिकॉज वेवलेंथ इंक्रीजेज, फ्रीक्वेंसी डिक्रीजेज, एनर्जी डिक्रीजेज। तो लेफ्ट टू राइट एनर्जी डिक्रीज हो रहा है, मीन्स वॉयलेट का एनर्जी ज्यादा होगा, येलो का एनर्जी कम है। तो वॉयलेट लाइट का एनर्जी ज्यादा होता है। आप सोचो, यहां से ये लाइट एब्जॉर्ब होगा, यहां लाइट एब्जॉर्ब होगा, किसमें ज्यादा एनर्जी वाला लाइट एब्जॉर्ब होगा, F2 में या I2 में। ऑफ कोर्स F2 वॉयलेट एब्जॉर्ब करेगा या येलो, सोचिए सोचिए, F2 में एनर्जी गैप ज्यादा है तो ये हाई एनर्जी वाला लाइट एब्जॉर्ब करेगा, I2 में एनर्जी गैप कम है तो ये लो एनर्जी वाला लाइट एब्जॉर्ब करेगा। इसीलिए F2 बेसिकली वॉयलेट लाइट एब्जॉर्ब करेगा। ये कौन सा लाइट एब्जॉर्ब करेगा, येलो लाइट एब्जॉर्ब करेगा। पॉइंट समझ में आया। तो अगर ये वॉयलेट एब्जॉर्ब कर रहा है, इसलिए F2 कौन सा कलर दिखेगा, ये येलो दिखेगा, और सिंस इसने येलो ऑब्जॉर्ब किया, लो एनर्जी का लाइट एब्जॉर्ब किया, इसीलिए ये क्या दिखेगा, वॉयलेट दिखेगा। आई होप ये लॉजिक आपको समझ में आया, राइट। एक चीज आप ध्यान रखें कि बहुत सारे लोगों को डाउट आ सकता है कि F2 Cl2 Br2 I2 मैं कलर बता सकता हूं क्या थियरी के बेसिस पे। तो किसी भी मॉलिक्यूल का आप कलर नहीं बता सकते हैं, कलर ऑलवेज एक्सपेरिमेंटल होता है। मतलब कलर जैसे इसका पता है कि F2 का कलर येलो होता है, I2 का कलर वॉयलेट होता है, ये हमने देख के बताया। अब क्यों वॉयलेट दिख रहा है, क्यों येलो दिख रहा है, ये बस एक्सप्लेन कर सकते हो आप। कलर हमेशा आपको लर्न करना पड़ेगा, सिर्फ ये F2 येलो क्यों है और I2 वॉयलेट क्यों है, ये एक्सप्लेन कर सकते हो। किसी भी मॉलिक्यूल का I2 का कलर थियोरेटिकली आप नहीं बता सकते हो, तो ये आपको लर्न करना पड़ेगा, ठीक। मैं आपको एक और लॉजिक बता रहा हूं, ये तो आपको समझ में आया एक लॉजिक। दूसरा लॉजिक ये है कि F2 के केस में एनर्जी डिफरेंस ज्यादा है, Cl2 के केस में एनर्जी डिफरेंस कम है, Br2 के केस में एनर्जी डिफरेंस और कम है, I2 के केस में एनर्जी डिफरेंस और कम है, होमो एंड लुमो के बीच में। नीचे वाला मैंने होमो लिखा है, ऊपर वाला लुमो दिख रहा है। तो आप देखेंगे कि यहाँ पे F2 के केस में ये जो एनर्जी गैप बहुत ज्यादा है, यहाँ पे एनर्जी गैप कम है। तो अगर मैं लेफ्ट टू राइट जाऊंगा तो एनर्जी गैप डिक्रीज हो रहा है, राइट। तो अगर यहाँ पे एनर्जी गैप डिक्रीज हो रहा है तो यहाँ पे इलेक्ट्रॉन का ट्रांजिशन बहुत ज्यादा होगा। एनर्जी गैप कम है तो इलेक्ट्रॉन बहुत ज्यादा ट्रांजिशन होगा यहाँ पे। आप बोल सकते हैं इलेक्ट्रॉन ट्रांजिशन, एनर्जी गैप डिक्रीजेज, इलेक्ट्रॉन ट्रांजिशन इंक्रीजेज। कम एनर्जी गैप है तो बहुत ज्यादा टाइम ट्रांजिशन होगा। अगर इलेक्ट्रॉन ट्रांजिशन इंक्रीज होगा तो फिर बहुत ज्यादा इलेक्ट्रॉन का ट्रांजिशन हो रहा है, आप क्या बोल सकते हैं कि जो कलर होगा वो बहुत ही, कलर का डार्कनेस इंक्रीज होगा। जितना ज्यादा ट्रांजिशन उतना डार्क कलर मिलते जाएगा। मीन्स आप बोल सकते हो कि डार्कनेस ऑफ कलर इंक्रीजेस। आप देख सकते हैं ये लाइट येलो, येलो ब्राउन, ये वॉयलेट ब्लैक, इसलिए डार्कनेस क्या हो रहा है, इंक्रीज हो रहा है। ये पॉइंट समझ में आया, ये भी आप लिख लीजिए।
तो अगर आपसे कोई पूछे कि ये डायमैग्नेटिक है फिर भी कलर्ड क्यों है, तो इसका आंसर हम देते हैं अब ऑप्शन के लिए, बोलते हैं ड्यू टू होमोलुमो ट्रांजिशन। यहाँ पे होमोलुमो में ट्रांजिशन होता है, इसके कारण ये कलर्ड दिखते हैं। तो लिख लीजिए इसमें कि कलर्ड क्यों होते हैं, इसका एक लाइन आंसर लिख लीजिए कि halogens are colored, halogens are colored due to homolumo transition। हो गया। तो पर नेक्स्ट टॉपिक पे आते हैं। एनर्जी लेवल डायग्राम ऑफ हेटेरोएटॉमिक मॉलिक्यूल। अब देखिए हेटेरोएटॉमिक मॉलिक्यूल है, फिर इसका एनर्जी लेवल डायग्राम ड्रॉ करना है। तो पॉइंट नंबर 1 आप ध्यान से सुने कि हेटेरोएटॉमिक मॉलिक्यूल का आप एनर्जी लेवल डायग्राम खुद से कभी प्लॉट नहीं कर सकते हो। क्या बोला मैंने? आप हेटेरोएटॉमिक मॉलिक्यूल का एनर्जी लेवल डायग्राम खुद से प्लॉट नहीं कर सकते हो। इसका रीजन क्या है, पहले रीजन समझिए आप। मान लीजिए होमोएटॉमिक मॉलिक्यूल होता है, जैसे मान लीजिए A2 है, राइट। कैसे प्लॉट करते हैं? A यहां भी रहेगा, यहां भी A रहेगा। सिंस दोनों सेम एटम है, इसके 1s का एनर्जी इसके 1s से मैच होगा, इसके 2s का एनर्जी इसके 2s से मैच होगा, राइट। फिर इसका 1s इसके 1s से ओवरलैप करेगा, एक बॉन्डिंग बनाएगा, दूसरा एंटी बॉन्डिंग बनाएगा। इसका भी 2s इसके 2s से ओवरलैप करेगा, एक बॉन्डिंग एक एंटी बॉन्डिंग। पॉइंट समझ में आप? लेकिन अगर मान लीजिए हेटेरोएटॉमिक है, A B है, तो ऐसे सिचुएशन में हमें क्या प्रॉब्लम होता है? मान लीजिए यहाँ पे A, यहाँ पे B। अब A का 1s है, अब B का 1s कहां पे होगा बता ही नहीं सकते हो सकता है कि किसी एटम में B का 1s यहां पे है, इसका 2s यहां पे आ जाए, तो इसका 1s किससे ओवरलैप करेगा? 2s से ओवरलैप कर सकता है। पॉइंट समझ में आ रहा है? तो 1s A का B के कौन से ऑर्बिटल से ओवरलैप करेगा, ये आप 100% सर्टेनिटी के साथ बोल ही नहीं सकते हो। पॉइंट समझ में आ रहा है कि आप क्यों नहीं ड्रॉ कर सकते हो? होमोएटॉमिक में ऐसा प्रॉब्लम नहीं आएगा। होमोएटॉमिक में 2s पता है इसके 2s से ओवरलैप करेगा, आप एक बॉन्डिंग एक एंटी बॉन्डिंग बना लोगे। लेकिन हेटेरोएटॉमिक में A का 1s B के कौन से ऑर्बिटल से ओवरलैप करेगा, ये आपको पता ही नहीं है। जब किसके साथ ओवरलैप करेगा यही नहीं पता है, तो फिर आप एनर्जी लेवल डायग्राम कैसे बनाओगे? पॉइंट समझ में आ रहा है क्या? इसलिए बस अपने को एक या दो मॉलिक्यूल के ही ड्रॉ करने हैं, जो मैं आपको बताऊंगा, और आपको थोड़ा ध्यान रखना है। जैसे मान लीजिए एक मैं आपको सिंपल से एग्जांपल दे रहा हूं। जैसे HF मॉलिक्यूल है, समझे आप, राइट। अगर HF का एनर्जी लेवल डायग्राम ड्रॉ करना है, तो होता क्या है कि मान लीजिए एक्सिस पे हाइड्रोजन है, हाइड्रोजन का 1s का एनर्जी, फर्स्ट ऑर्बिट का एनर्जी -13.6 है, और यहाँ पे मान लीजिए फ्लोरीन है। तो चलिए मान लीजिए यहाँ पे 1s है, 1s का एनर्जी कितना होता है? -13.6 इलेक्ट्रॉन वोल्ट। ये आपको लर्न है ही। वैसे फ्लोरीन के केस में क्या होता है कि फ्लोरीन का 2p का एनर्जी -18 इलेक्ट्रॉन वोल्ट होता है। मतलब 2p कुछ 1s, ये -13 है तो इसके नीचे थोड़ा सा 2p रहेगा। इसका कितना होता है? -18 इलेक्ट्रॉन वोल्ट ये एनर्जी होता है। 2s का एनर्जी -40 इलेक्ट्रॉन वोल्ट होता है। 1s का एनर्जी तो बहुत ही नीचे होगा, राइट।
फिर से ये वैल्यू आपको लर्न नहीं करना है, बस मैं आपको फील देने के लिए बता रहा हूं। अब खुद से सोचो, अगर आपको ये वैल्यू दिया हुआ है तो हाइड्रोजन का 1s फ्लोरीन के 1s 2s 2p किसके साथ ओवरलैप करेगा? सोचिए आप, किसके साथ ओवरलैप करेगा? तो इसका एनर्जी इससे मैच हो रहा है, तो इसका 1s इसके 2p से ओवरलैप करेगा। 2p में आपको पता है कि टोटल 3 ऑर्बिटल होते हैं, राइट। इसका 1s फ्लोरीन के एक 2p से ओवरलैप करेगा, एक बेसिकली बॉन्डिंग बनेगा, राइट, सिग्मा, और एक क्या बन जाएगा? एंटी बॉन्डिंग बन जाएगा, सिग्मा स्टार। बात समझ में आ रहा है? बाकी यहां पे जो 2 ऑर्बिटल रहेंगे पाई 2px पाई 2py, ये ओवरलैपिंग में पार्टिसिपेट नहीं करेंगे तो इनको बोलते हैं नॉन बॉन्डिंग मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल। मीन्स यहाँ पे ये एज इट इज रहेंगे, ना ही इनका एनर्जी इंक्रीज होगा ना ही डिक्रीज होगा। तो ये क्या रहेंगे? नॉन बॉन्डिंग मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल, राइट। ये 2sb क्या रहेगा? 2 इलेक्ट्रॉन रहेंगे इसमें, ये भी नॉन बॉन्डिंग मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल रहेगा। ये 1sb क्या रहेगा? नॉन बॉन्डिंग मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल। बॉन्डिंग में 2, एंटी बॉन्डिंग में 2 नहीं, चलो सॉरी, अपने को फिल करना इलेक्ट्रॉन कितने, HF में टोटल कितने? 10 इलेक्ट्रॉन है। 2 + 2 4 + 2 6 7 8 9 10। ये हो गया एनर्जी लेवल डायग्राम। कैसे ड्रॉ किया एक बार फिर से बता रहा हूं। हाइड्रोजन का 1s 2p के 1s के साथ ओवरलैप करेगा, एक बॉन्डिंग एक एंटी बॉन्डिंग। 2p के 2 पाई ऑर्बिटल एज इट इज रहेंगे, ओवरलैपिंग में पार्टिसिपेट नहीं करेंगे तो इनको नॉन बॉन्डिंग बोलेंगे। 2s भी ओवरलैपिंग में पार्टिसिपेट नहीं करेगा, 1s भी पार्टिसिपेट नहीं करेगा, नॉन बॉन्डिंग। HF में टोटल 10 इलेक्ट्रॉन, तो नीचे से फिल करना स्टार्ट करते हैं। 2 इलेक्ट्रॉन नॉन बॉन्डिंग है, ये भी 2 इलेक्ट्रॉन नॉन बॉन्डिंग, ये 2 बॉन्डिंग, ये 4 इसमें फिल करेंगे नॉन बॉन्डिंग, ये एंटी बॉन्डिंग में 0 इलेक्ट्रॉन। अब देख सकते हैं बॉन्ड ऑर्डर कितना आएगा। बॉन्ड ऑर्डर इज हाफ ऑफ नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन इन बॉन्डिंग। बॉन्डिंग में 2 इलेक्ट्रॉन, एंटी बॉन्डिंग में 0, इसलिए बॉन्ड ऑर्डर 1 आएगा। पॉइंट समझ में आ रहा है? तो जब तक कि आपको वैल्यू नहीं पता था आप ड्रॉ ही नहीं कर सकते हो, राइट। तो ये वैल्यू फिर से आपको लर्न नहीं करना है, बस मैंने आपको एक्सप्लेन करने के लिए बताया कि ये डिफिकल्ट क्यों होता है, राइट। क्या आप ये नोट कर लीजिए। अब चलिए अपन नेक्स्ट मॉलिक्यूल पे आते हैं। नेक्स्ट मॉलिक्यूल जो हमें पढ़ना है कार्बन मोनोऑक्साइड, CO का एनर्जी लेवल डायग्राम। तो मैं आपको बता दूं कि कार्बन एंड ऑक्सीजन यहां पे 2s, यहां पे ऑक्सीजन का 2p ऑर्बिटल का एनर्जी -16 इलेक्ट्रॉन वोल्ट होता है, ये -32 इलेक्ट्रॉन वोल्ट होता है। कार्बन का 2s का एनर्जी -11 इलेक्ट्रॉन वोल्ट, और ये अप्रॉक्सीमेटली -19 इलेक्ट्रॉन वोल्ट होता है। ये फिर से ये वैल्यू चलिए लर्न नहीं करना है आपको, ये मैं आपको बस एक्सपेरिमेंटल डेटा से दे रहा हूं। तो कार्बन का 2s -19 पे और 2p -11 पे है, राइट। तो चलिए मैं इसको यहां पे ही ड्रॉ कर देता हूं। चलिए एक एक्सिस पे मैं कार्बन रखता हूं, राइट। यहां पे कार्बन है और यहां पे ऑक्सीजन है, ठीक। कार्बन का 2s का एनर्जी -19 और 2p का एनर्जी -11। तो चलिए यहां पे मान लीजिए 2p है, -11 इलेक्ट्रॉन वोल्ट, यहां पे 2s है, -19 इलेक्ट्रॉन वोल्ट। ऑक्सीजन का 2p -16 पे, मतलब इन दोनों के बीच में, मीन्स यहां पे
ऑक्सीजन का अप्रोक्सीमेटली 2p रहेगा, -16 इलेक्ट्रॉन वोल्ट, और 2s कहाँ पे है, -32, इससे भी नीचे मीन्स यहाँ पे 2s रहेगा -32 इलेक्ट्रॉन वोल्ट। ठीक, कार्बन का जो 1s ऑर्बिटल होता है और इसका भी 1s होता है, ये बॉन्डिंग नहीं नॉन बॉन्डिंग होते हैं। मतलब कार्बन का ये जो 1s नीचे रहेगा 1s, इसका भी 1s, ठीक ना। तो ये दोनों नॉन बॉन्डिंग होते हैं, मतलब बॉन्ड फॉर्मेशन में पार्टिसिपेट नहीं करते, नॉन बॉन्डिंग ऑर्बिटल। ये भी 1s, कार्बन का भी नॉन बॉन्डिंग मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल होता है, दो इलेक्ट्रॉन इसमें रहेंगे। क्यों होते हैं नॉन बॉन्डिंग? रीजन बहुत ही सिंपल है। आपको पता है कि कार्बन का जो 1s ऑर्बिटल है न्यूक्लियस से टाइटली बाउंडेड रहेगा। ऑक्सीजन, मान लीजिए यहाँ पे कार्बन है, यहाँ पे ऑक्सीजन है, इसका 1s और इसका भी 1s। ये कार्बन का 1s अपने न्यूक्लियस से टाइटली बाउंडेड है, ऑक्सीजन का 1s ऑर्बिटल अपने न्यूक्लियस से टाइटली बाउंडेड है, बिकॉज 1s ऑर्बिटल न्यूक्लियस के पास में होता है। तो अगर ये टाइटली बाउंडेड रहेंगे तो ये बॉन्ड फॉर्मेशन में पार्टिसिपेट करेंगे ही नहीं, ओवरलैपिंग में दूसरे के साथ पार्टिसिपेट नहीं करेंगे, इसीलिए बॉन्डिंग होंगे। वैसे भी आपको पता है कि वैलेंस बॉन्ड थियरी भी ये बोलता है कि जो वैलेंस शेल के ऑर्बिटल होते हैं वही बॉन्डिंग में पार्टिसिपेट करते हैं। इनर शेल अपने न्यूक्लियस से टाइटली अट्रैक्टेड रहेंगे, वो ओवरलैपिंग में पार्टिसिपेट नहीं करेंगे। तो यहां भी कार्बन का 1s और ऑक्सीजन का 1s अपने न्यूक्लियस से टाइटली बाउंडेड रहते हैं, ठीक। तो ये बॉन्ड फॉर्मेशन में पार्टिसिपेट नहीं करेंगे, इसीलिए ये 1s नॉन बॉन्डिंग होते हैं। अब चलिए यहाँ पे इसका एनर्जी लेवल डायग्राम देखते हैं, तो ध्यान से देखना। आपको पता है कि 2p में 3 होंगे, राइट। तो यहाँ पे 2p में 3 ऑर्बिटल, यहाँ भी 2p में 3 ऑर्बिटल होगा। अब इसका जो एक सिग्मा होगा 2p में और 2 पाई होंगे, यहां भी एक सिग्मा और 2 पाई होंगे। तो इसका जो 2 पाई है, इसके 2 पाई से ओवरलैप करेगा, एक बॉन्डिंग बनाएगा और एक एंटी बॉन्डिंग बनाएगा। तो चलिए इसका पाई इसके पाई से ओवरलैप किया, तो यहां पे बॉन्डिंग, और दूसरा क्या रहेगा, ये एंटी बॉन्डिंग। मीन्स ये हो गया पाई और ये क्या हो जाएगा, पाई स्टार। पॉइंट समझ में आया इतना? अब अगर अपन आगे की बात करें, जैसे अगर मैं कार्बन मोनोऑक्साइड का स्ट्रक्चर आपको बताऊं, ठीक, तो ये होता है C ट्रिपल बॉन्ड O, यहां भी एक लोन पेयर और यहां भी एक लोन पेयर, फॉर्मल चार्ज रहेगा। CO का स्ट्रक्चर ऐसा होता है। अब देखेंगे कि जो कार्बन है इसका हाइब्रिडाइजेशन sp है, इस ऑक्सीजन का भी हाइब्रिडाइजेशन sp है। sp हाइब्रिडेशन मीन्स ये जो लोन पेयर है ये हाइब्रिड ऑर्बिटल में है, ये बॉन्ड भी sp हाइब्रिड ऑर्बिटल और ऑक्सीजन के sp हाइब्रिड ऑर्बिटल दोनों के हाइब्रिड ऑर्बिटल की ओवरलैपिंग से मिलकर बना हुआ है, और ये पाई और ये पाई। आई होप इतना क्लियर है। ये पाई बॉन्ड, ये पाई बॉन्ड, ये कौन सा है, सिग्मा। किसके ओवरलैपिंग से बना है सिग्मा बॉन्ड? तो कार्बन का sp हाइब्रिड ऑर्बिटल, ऑक्सीजन का sp हाइब्रिड ऑर्बिटल, इनके बॉन्ड फॉर्मेशन से ये सिग्मा बॉन्ड बनाया। लोन पेयर बॉन्ड फॉर्मेशन में नहीं है, इसको बोलेंगे नॉन बॉन्डिंग। नॉन बॉन्डिंग मींस जो बॉन्ड फॉर्मेशन में पार्टिसिपेट नहीं कर रहे हैं। लोन पेयर बॉन्ड पेयर, लोन पेयर ये बॉन्ड फॉर्मेशन में नहीं है, ऑक्सीजन का भी लोन पेयर बॉन्ड फॉर्मेशन में नहीं है। ये भी नॉन बॉन्डिंग मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल है, ये भी नॉन बॉन्डिंग मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल है, लेकिन ये sp हाइब्रिड ऑर्बिटल में है, ये भी sp हाइब्रिड ऑर्बिटल में है। कुछ ज्यादा और लग रहा है मुझे। कोई भी एक बॉन्ड है sp हाइब्रिड ऑर्बिटल, इधर भी sp है, 2 sp हाइब्रिड ऑर्बिटल होंगे, एक में लोन पेयर है, एक दूसरे के साथ बॉन्ड बना रहा है। तो ये sp हाइब्रिड ऑर्बिटल लोन पेयर, ये sp हाइब्रिड ऑर्बिटल बॉन्ड पेयर। क्लियर है? अब क्या होगा यहां पे कि कार्बन का एक 2s इसके 2p से ओवरलैप करेगा, मतलब हाइब्रिडाइजेशन में जाएगा। तो कार्बन का 2s कार्बन के 2p से अगर हाइब्रिडाइजेशन में जाएगा तो 2s और 2p मिलके दो हाइब्रिड ऑर्बिटल बनाएंगे sp, राइट। तो ये अगर दोनों हाइब्रिडाइजेशन में जाएंगे तो दो हाइब्रिड ऑर्बिटल बनाएंगे।
आई होप क्लियर है इतना। ये दो हाइब्रिड ऑर्बिटल बनाएंगे, आइडियली इनका एनर्जी एकदम बीच में होना चाहिए था, s और p। जैसे मान लीजिए कि 2s है और 2p है, दोनों अगर हाइब्रिड में जाएंगे तो एनर्जी, दो sp हाइब्रिड ऑर्बिटल दोनों का एनर्जी एग्जैक्टली मिडल में होता है। लेकिन इस केस में क्या हो रहा है कि जो sp हाइब्रिड ऑर्बिटल है, एक sp हाइब्रिड ऑर्बिटल लोन पेयर कंटेनिंग है, दूसरा sp हाइब्रिड ऑर्बिटल बॉन्ड पेयर कंटेनिंग है। दोनों sp हाइब्रिड ऑर्बिटल डिफरेंट है, इसीलिए दोनों का एनर्जी डिफरेंट होगा। पॉइंट समझ में आया? दोनों sp हाइब्रिड ऑर्बिटल देख सकते हैं सेम नहीं है, एक हाइब्रिड ऑर्बिटल बॉन्ड बना रहा है, दूसरा हाइब्रिड ऑर्बिटल बॉन्ड नहीं बना रहा है, इसलिए दोनों हाइब्रिड ऑर्बिटल का एनर्जी एग्जैक्ट सेम नहीं होगा, एक का थोड़ा सा कम होगा, एक का थोड़ा सा ज्यादा होगा, राइट। लेकिन फिर भी ये दो sp हाइब्रिड ऑर्बिटल बनाएंगे। पॉइंट समझ में आया? तो मैं यहां पे ऐसे ऑर्बिटल लिख देता हूं, आपको समझ में आएगा। सिमिलरली ऑक्सीजन का 2sb ऑक्सीजन के 2p के साथ ओवरलैप करेगा और फिर से ये दो sp हाइब्रिड ऑर्बिटल बनाएगा, लेकिन फिर से यहां भी दोनों का एनर्जी सेम नहीं होगा, क्योंकि दोनों ऑर्बिटल डिफरेंट है, इसीलिए एग्जैक्ट मिडल में नहीं आएगा, एक का एनर्जी थोड़ा सा ज्यादा, एक का एनर्जी थोड़ा सा कम। ये भी sp हाइब्रिड ऑर्बिटल, ये भी sp हाइब्रिड ऑर्बिटल। पॉइंट समझ में आया इतना? अब खुद से सोचो आप, मान लीजिए, चलो मैं इसको नंबरिंग कर देता हूं, इसको मैं बोल रहा हूं a, इसको b, इस हाइब्रिड ऑर्बिटल को c, इस हाइब्रिड ऑर्बिटल को d। अब इनमें से a b इधर c d कौन किसके साथ ओवरलैप करेगा? आप देख सकते हैं कि सबसे ज्यादा ओवरलैपिंग तब होगा जब इसका b ऑर्बिटल इसके c ऑर्बिटल के साथ ओवरलैप करे, तो इन दोनों का एनर्जी सेम है। पॉइंट समझ में आ रहा है? इसके b का एनर्जी इसके c के एनर्जी से सिमिलर है, राइट। तो इसका b इसके c से ओवरलैप करेगा, दो एटॉमिक ऑर्बिटल ओवरलैप करेंगे, दो मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल बनेगा। फिर से देख लीजिए, दो एटॉमिक ऑर्बिटल ओवरलैप करेंगे तो दो मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल बनेंगे, एक का एनर्जी डिक्रीज होगा और एक का एनर्जी इंक्रीज होगा, मींस एक बॉन्डिंग दूसरा एंटी बॉन्डिंग। तो क्या होगा, इसका ये भी इसके सी के साथ ओवरलैप करेगा, एक बॉन्डिंग बनेगा, एक एंटी बॉन्डिंग बनेगा, राइट। ये बेचारा डी किसी के साथ ओवरलैप नहीं करेगा, क्योंकि इसका डी का एनर्जी इनमें से किसी के साथ मैच नहीं हो रहा है। इधर ए का एनर्जी किसी के साथ इधर मैच नहीं हो रहा है, तो बेचारा ए एज इट इज रहेगा, राइट। ये वाला हाइब्रिड ऑर्बिटल एज इट इज रहेगा, बॉन्डिंग में या फिर ओवरलैपिंग में पार्टिसिपेट नहीं करेगा, इसलिए नॉन बॉन्डिंग मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल बन जाएगा। इसका भी ये जो डी दिख रहा है आपको, ये भी किसी के साथ ओवरलैप नहीं करेगा, ये भी नॉन बॉन्डिंग मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल बन जाएगा। ये दोनों ओवरलैपिंग में पार्टिसिपेट नहीं करेंगे, ये नॉन बॉन्डिंग बन जाएंगे। बी और सी ओवरलैप करके एक बॉन्डिंग बनाएगा, एक एंटी बॉन्डिंग बनाएगा। क्लियर है? तो एक का एनर्जी कम, एक का एनर्जी ज्यादा। अब कैसे लिखेंगे? देखो, इसका sp इसके sp से ओवरलैप कर रहा है, इसका भले ये दोनों ओवरलैप कर रहे हैं, लेकिन जब मैं इसको ओवरलैपिंग करवाऊंगा तो इसका 2s इसके 2p से ओवरलैप करके बना रहा था, तो मुझे कैसे लिखना पड़ेगा? इसका 2s और 2p दोनों ओवरलैप करेंगे यहां पे। इसका भी क्या किया? 2s और 2p, ये हो गया बॉन्डिंग। थोड़ा सा तमीज से लिखते हैं। समझ में आया? ये बॉन्डिंग हो गया और एंटी बॉन्डिंग का एनर्जी ऊपर जाएगा। इसका 2s और 2p दोनों मिला के इस पे जा रहे हैं, तो मुझे ऐसे लिखना पड़ेगा, कोई और कलर नहीं। चलिए मैं इसी से ड्रॉ करता हूं, ये इससे और इससे। समझ में आया? और इसका भी 2s और 2p मिला के इसमें जा रहे हैं, तो ये एंटी बॉन्डिंग ऐसे और ऐसे। आई होप इतना पॉइंट चमका होगा। अब चलिए यहां पे देखते हैं। ये तो आपको समझ में आया कि
ये वाला बॉन्डिंग है, ये एंटी बॉन्डिंग है, और नॉन बॉन्डिंग, बॉन्डिंग, नॉन बॉन्डिंग, एंटी बॉन्डिंग। ये नीचे वाले 1s और 1s वाले भी क्या है, ये नॉन बॉन्डिंग मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल है। अब क्या करना है आपको, अगर देखा जाए ये जो नॉन बॉन्डिंग है, ये देखेंगे नॉन बॉन्डिंग, ये जो एवरेज एनर्जी है इन दोनों का मीडियम यहां पे होता, इससे ये नीचे है। ध्यान से सुनना, sp का जो एवरेज एनर्जी यहां पे था, इससे ये नीचे है, तो s और p की ओवरलैपिंग से एग्जैक्ट एनर्जी यहां पे आता है। सिंस इससे ये नीचे है, तो इससे नीचे है, इसलिए ये है नॉन बॉन्डिंग मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल, लेकिन इसमें थोड़ा सा बॉन्डिंग कैरेक्टर होगा। तो मैं लिख सकता हूं इसमें नॉन बॉन्डिंग मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल ही रहेगा, हैविंग पार्शियल बॉन्डिंग कैरेक्टर। अभी सिर्फ आप देखते जाओ, ठीक है, एक बार मैं फिर से एक्सप्लेन करूंगा। ये जो नॉन बॉन्डिंग बना है, आप देख सकते हैं इन दोनों का एवरेज यहां पे था, सिंस ये इससे ऊपर है, तो इससे ऊपर है मींस इसमें कौन सा कैरेक्टर होगा, एंटी बॉन्डिंग कैरेक्टर या नॉन बॉन्डिंग कैरेक्टर, सॉरी एंटी बॉन्डिंग या बॉन्डिंग कैरेक्टर। सिंस ये एवरेज से लाइन से ऊपर है, इसीलिए नॉन बॉन्डिंग है, हैविंग पार्शियल एंटी बॉन्डिंग कैरेक्टर। इस नॉन बॉन्डिंग में रहेगा ये नॉन बॉन्डिंग, लेकिन इसमें थोड़ा सा एंटी बॉन्डिंग कैरेक्टर रहेगा। इस नॉन बॉन्डिंग में थोड़ा सा क्या रहेगा, बॉन्डिंग कैरेक्टर रहेगा। एक बार चलिए आप ये नोट करिए, फिर मैं आपको एक बार फिर से एक्सप्लेन करता हूं। चलिए अपन यहां पे देखते हैं एक बार फिर से। एक बार पहले मैं आपको पूरा फिर से एक्सप्लेन कर देता हूं, फिर बाद में अपन इसके आगे की स्टोरी देखेंगे। पहले मैंने आपको ये बताया कि कार्बन मोनोऑक्साइड है, फिर से ये एडवांस्ड के लिए ही है, ये एडवांस्ड के लिए अपन कार्बन मोनोऑक्साइड का एनर्जी लेवल डायग्राम देख रहे हैं, ठीक ना। कार्बन मोनोऑक्साइड में कार्बन है और ऑक्सीजन है। कार्बन का मैंने ये पहले तो आपको एक्सपेरिमेंटल वैल्यू दिया कि 2s का एनर्जी ऑर्डर -19 होता है, 2p का -11 होता है, ऑक्सीजन का -32 और 2p का -16। ये आपको डेटा से मिलेगा, ठीक ना, आपको लर्न नहीं करना है। फिर CO का स्ट्रक्चर देखा जाए तो C ट्रिपल बॉन्ड होता है, एक इसमें सिग्मा बॉन्ड होता है, 2 पाई बॉन्ड होते हैं, एक लोन पेयर इधर, एक लोन पेयर इधर। कार्बन का हाइब्रिडेशन sp है, इधर ऑक्सीजन का भी हाइब्रिडेशन sp है। sp हाइब्रिड ऑर्बिटल 2 है, एक में लोन पेयर है, एक में बॉन्ड पेयर है। इतना समझ में आया। अब अपन यहाँ पे आते हैं। कार्बन में 1s का एनर्जी बहुत ही कम होगा, न्यूक्लियस से अट्रैक्टेड रहेगा, इसीलिए ये बॉन्ड फॉर्मेशन में पार्टिसिपेट नहीं करेगा। सेम लॉजिक ऑक्सीजन के 1s ऑर्बिटल के साथ भी है। 2p का एनर्जी -11 इलेक्ट्रॉन वोल्ट, 2s का एनर्जी -19। यहाँ पे ऑक्सीजन का 2p का एनर्जी -16 और 2s का एनर्जी -32। कहां से स्टार्ट किया था मैंने, इसका जो पाई है 2p में एक सिग्मा बॉन्ड बनाता है, 2 पाई बनाता है। इसका जो 2 पाई है, इसके 2 पाई के साथ मिलके 2 बॉन्डिंग ऑर्बिटल बनाएगा, 2 एंटी बॉन्डिंग बनाएगा। क्लियर है, तो 2 पाई ऑर्बिटल बन गए, 2 पाई स्टार बन गया, राइट। अब आगे की स्टोरी देखते हैं। सिंस कार्बन और ऑक्सीजन sp हाइब्रिडाइज्ड है, तो होता क्या है, इसका 2s1 ऑर्बिटल इसके 2p के साथ ओवरलैप करेगा। देखो पाई वाला ओवरलैप कर चुका है, तो जो एक सिग्मा होगा 2p में 3 बॉन्ड बनाता है, एक सिग्मा 2 पाई, 2 पाई वाले तो ओवरलैप कर चुके हैं। तो जो 2p का एक ऑर्बिटल है, एक 2s के साथ हाइब्रिड में जाएगा, 2 sp हाइब्रिड ऑर्बिटल बनाएगा, राइट। लेकिन ये 2 sp हाइब्रिड ऑर्बिटल का एनर्जी सेम नहीं होगा। एनर्जी सेम क्यों नहीं होगा, बिकॉज यहां पे आप देख रहे हैं 2 हाइब्रिड ऑर्बिटल हैं, दोनों सेम काम नहीं कर रहे हैं। एक बॉन्ड बना रहा है, एक में लोन पेयर है, दोनों में परसेंटेज s कैरेक्टर डिफरेंट होगा, राइट। लोन पेयर ऑर्बिटल में परसेंटेज s कैरेक्टर ज्यादा होते हैं,
तो सिंस परसेंटेज कैरेक्टर डिफरेंट है तो इनका एनर्जी भी डिफरेंट होगा, राइट। तो इन दोनों का एनर्जी डिफरेंट होगा, एग्जैक्टली मिडल में नहीं रहेगा। तो एक का एनर्जी ज्यादा, एक का एनर्जी कम रहेगा। मैंने यहाँ पे 2 ऑर्बिटल ड्रॉ कर लिए। सिमिलरली ऑक्सीजन में भी एक 2p एक 2s के साथ हाइब्रिड में जाएगा, 2 ऑर्बिटल बनेंगे, लेकिन फिर से दोनों ऑर्बिटल डिफरेंट है, इसीलिए एग्जैक्टली मिडिल में sp का एनर्जी नहीं आएगा, एक का एनर्जी कम, एक का एनर्जी ज्यादा। क्लियर है? अब क्या होगा, यहाँ पे 2 ऑर्बिटल है, यहाँ भी 2 ऑर्बिटल है, इन दोनों का एनर्जी रिलेटिवली ऊपर है, इन दोनों का कम है। तो इसका जो बी वाला दिख रहा है, मतलब ABC में, आप चाहो तो sp1 sp2 sp3 sp4 कुछ भी आप मार्क कर सकते हो। मैंने बताया कि ये जो बी ऑर्बिटल दिख रहा है, ये sp वाला b, इसके sp जो मैंने c लिखा है, इससे एनर्जी लेवल ऑलमोस्ट मैच होगा, इसीलिए ये दोनों ये ओवरलैपिंग में पार्टिसिपेट करेंगे। क्लियर है? तो ये जब दोनों ओवरलैपिंग में पार्टिसिपेट करेंगे तो एक बॉन्डिंग बनेगा और दूसरा एंटी बॉन्डिंग बनेगा। इतना पॉइंट क्लियर है? तो जब ओवरलैपिंग में पार्टिसिपेट करेंगे तो ये दोनों लिखेंगे, तो लिखते कैसे हैं, सिंस ये इन दोनों के ओवरलैपिंग से मिलके बना है, तो मैं इन दोनों को लाऊंगा नीचे, या इन दोनों को नीचे लाऊंगा, इन दोनों को ऊपर ले जाऊंगा, इन दोनों को ऊपर ले जाऊंगा। क्लियर है? फिर क्या बोला मैंने, ये जो दिख रहा है जिसका एनर्जी सबसे कम है, ये किसी के साथ ओवरलैप नहीं करेगा, तो ये sp हाइब्रिड ऑर्बिटल एज इट इज रह जाएगा। यहां भी जो spa है, इसका भी एनर्जी इधर किसी से मैच नहीं हो रहा है, इसीलिए ये भी यहीं पे रह जाएगा। क्लियर है? सिंस sp ऑलवेज सिग्मा बॉन्ड बनाता है, इसलिए अपन इसको बोलेंगे सिग्मा, और ये क्या हो जाएगा, सिग्मा स्टार। आप इसको सिग्मा sp भी बोल सकते हैं, सिग्मा स्टार sp भी बोल सकते हैं, राइट। नॉन बॉन्डिंग भी है, राइट। तो फिर इसको भी अपन सिग्मा sp बोलेंगे, ये भी क्या रहेगा, सिग्मा sp रहेगा, या फिर इसको बस sp हाइब्रिड ऑर्बिटल बोल दीजिए आप। क्लियर है? अब इलेक्ट्रॉन फिल करने की बारी है। कार्बन मोनोऑक्साइड में टोटल 14 इलेक्ट्रॉन होते हैं, कार्बन में 6, ऑक्सीजन में 8, 14 हो गया। 2 + 2 4 इलेक्ट्रॉन तो आपने ऐसे ही 1s का ही हटा दिया, तो 14 में से 4 हट गए, 10 फिल करना है, नीचे से फिल करिए। 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10। क्लियर है? तो आपको ध्यान क्या रखना है कि अगर कार्बन मोनोऑक्साइड में होमो कौन सा ऑर्बिटल है, तो होमो कौन सा ऑर्बिटल है कार्बन मोनोऑक्साइड में, हाईएस्ट ऑक्यूपाइड मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल, ये क्या है, ये नॉन बॉन्डिंग है। और लूमो कौन सा है, ये पाई स्टार, एंटी बॉन्डिंग है, लूमो है। पहली बात तो आपको याद रखना है, राइट, नोट कर लीजिए। एक चीज याद रखें, ये जो होमो है, नॉन बॉन्डिंग मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल, इसमें याद रखें ये भी कि इसमें थोड़ा सा एंटी बॉन्डिंग कैरेक्टर होता है। हाँ, ये भी बात मैं डिस्कस कर लेता हूं। सिंस इसके एवरेज एनर्जी से ये ज्यादा है, इसीलिए इसमें नॉन एंटी बॉन्डिंग कैरेक्टर होता है। इसका एनर्जी एवरेज से कम है, इसीलिए इसमें बॉन्डिंग कैरेक्टर होता है। अब बोल सकते हैं होमो इज नॉन बॉन्डिंग मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल हैविंग स्लाइटली, ध्यान रखना पूरा नहीं, स्लाइटली एंटी बॉन्डिंग कैरेक्टर। बात समझ में आया? अब अपन आगे की बात करते हैं। यहां पे CO में एक कार्बन के पास लोन पेयर है, ऑक्सीजन के पास लोन पेयर है, राइट। अब देखिए होमो इसका कौन सा है, नॉन बॉन्डिंग मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल है। तो अगर इसको इलेक्ट्रॉन डोनेट करना है तो कहां से डोनेट करेगा, तो अगर ये CO इलेक्ट्रॉन डोनेट करे तो ये CO+ बनेगा। क्लियर है? तो जैसे ही CO में जाएगा, CO का बॉन्ड ऑर्डर CO का 3 होता है, वैसे पता है आपको। जब इलेक्ट्रॉन करके CO+ में जा रहा है, आप देख रहे हैं जैसे CO इलेक्ट्रॉन डोनेट करेगा, कहां से इलेक्ट्रॉन डोनेट करेगा, नॉन बॉन्डिंग से। नॉन बॉन्डिंग में स्लाइटली एंटी बॉन्डिंग कैरेक्टर हो रहा है। जब ये इलेक्ट्रॉन डोनेट करेगा तो नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन इन एंटी बॉन्डिंग ऑर्बिटल क्या होगा, डिक्रीज होगा। ये लॉजिक बिल्कुल नहीं चमका। CO जैसे ही CO+ में जाएगा, मैं यहां पे लिख देता हूं,
CO इलेक्ट्रॉन कहां से डोनेट कर रहा है? नॉन बॉन्डिंग मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल से। नॉन बॉन्डिंग मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल में एंटी बॉन्डिंग कैरेक्टर है थोड़ा सा, इसीलिए जब CO प्लस बनेगा तो नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन इन एंटी बॉन्डिंग ऑर्बिटल डिक्रीज हो गया, बिकॉज इसमें स्लाइटली एंटी बॉन्डिंग कैरेक्टर है। तो यहां से आप इलेक्ट्रॉन हटा रहे हो तो स्लाइटली एंटी बॉन्डिंग कैरेक्टर डिक्रीज होगा। तो अगर एंटी बॉन्डिंग कैरेक्टर डिक्रीज होगा तो बॉन्ड ऑर्डर क्या होगा? इंक्रीज होगा। इसीलिए CO प्लस का जो बॉन्ड ऑर्डर होता है 3 से ज्यादा होता है, राइट। लेकिन सिंस इसमें 100% एंटी बॉन्डिंग कैरेक्टर नहीं है, इसलिए जस्ट थोड़ा सा इंक्रीज होगा, 3 से थोड़ा सा ज्यादा इंक्रीज होगा। इसीलिए CO प्लस का बॉन्ड ऑर्डर 3 से लेके 3.5 के बीच में रहेगा। 3 से थोड़ा सा ज्यादा ही रहेगा, बहुत ज्यादा 3.5 से कम ही रहेगा। तो थोड़ा सा क्यों इंक्रीज होता है समझ में आया? बिकॉज जो इलेक्ट्रॉन आप बाहर निकाल रहे हैं वो 100% एंटी बॉन्डिंग कैरेक्टर नहीं है, उसमें थोड़ा सा एंटी बॉन्डिंग कैरेक्टर है, राइट। अगर आपने हाफ ऑफ नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन इन बॉन्डिंग माइनस नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन इन एंटी बॉन्डिंग, ये बॉन्ड ऑर्डर होता है। मान लीजिए बॉन्डिंग में 10 है, एंटी बॉन्डिंग में 5 है, तो बॉन्ड ऑर्डर 2.5। अगर आपने एंटी बॉन्डिंग से एक इलेक्ट्रॉन कम किया तो बॉन्ड ऑर्डर क्या होता है? मतलब 10 - 4, बॉन्ड ऑर्डर 3 हो जाता। एंटी बॉन्डिंग से अगर 1 इलेक्ट्रॉन लूज करेंगे तो बॉन्ड ऑर्डर 0.5 से इंक्रीज होता है। लेकिन यहां पे आप एग्जैक्टली 1 इलेक्ट्रॉन एंटी बॉन्डिंग का नहीं हटा रहे हैं, आप नॉन बॉन्डिंग का हटा रहे हैं, उसमें स्लाइटली एंटी बॉन्डिंग कैरेक्टर है, इसलिए इफेक्ट 0.5 से इंक्रीज नहीं होता है, जस्ट थोड़ा सा इंक्रीज होगा। बॉन्ड ऑर्डर 3 से लेके 3.5, मतलब मैं ऐसे लिख सकता हूं इसको कि बॉन्ड ऑर्डर इज इन बिटवीन 3 एंड 3.5। तो फर्स्ट थिंग आपको ये याद रखना है, ठीक ना। काम की बात क्या है, अब मैं आपको ये बताने जा रहा हूं। फर्स्ट थिंग ये याद रखें, ठीक। और चाहे तो पहले आप ये पहला पॉइंट याद रख सकते हैं, सेकंड थिंग याद रख सकते हैं। एडवांस में भी आपको ये एनर्जी लेवल डायग्राम ड्रॉ नहीं करना है, ये आपसे पूछ सकते हैं एडवांस में। सेकंड थिंग ये पूछ सकते हैं CO प्लस का बॉन्ड ऑर्डर कहां से होता है, तो 3 से लेके 3.5 के बीच में होता है। नेक्स्ट थिंग आपसे ये पूछेंगे कि देखो यार, कार्बन एंड ऑक्सीजन में C ट्रिपल बॉन्ड O है। थर्ड थिंग, कार्बन के पास लोन पेयर, ऑक्सीजन के पास लोन पेयर, इन दोनों में कौन डोनेट करेगा इलेक्ट्रॉन? देखिए जो कार्बन का लोन पेयर है, कार्बन का नॉन बॉन्डिंग यहां पे है, कार्बन का, ऑक्सीजन का नॉन बॉन्डिंग यहां पे है, ये ऑक्सीजन का नॉन बॉन्डिंग है। किसका एनर्जी ज्यादा है? तो कार्बन वाले का एनर्जी ज्यादा है, इसीलिए ये ऑलवेज कौन डोनेट करेगा? तो कार्बन अपना लोन पेयर डोनेट करेगा। समझ में आ रहा है क्या? कार्बन का सिंस नॉन बॉन्डिंग हायर एनर्जी पे है, हायर एनर्जी पे होने के कारण ये अपना इलेक्ट्रॉन डोनेट करेगा, ऑक्सीजन अपना नॉन बॉन्डिंग इलेक्ट्रॉन डोनेट नहीं करेगा। तो आप चाहे तो थर्ड पॉइंट लिख सकते हैं कि सिंस नॉन बॉन्डिंग ऑर्बिटल ऑफ, सिंस NBMO ऑफ नॉन बॉन्डिंग मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल ऑफ कार्बन इज एट हाई एनर्जी लेवल, since non-bonding molecular orbital of carbon is at high energy level, so carbon donate its lone pair। थर्ड के बाद फोर्थ पॉइंट, अब देखिए कार्बन है अपना लोन पेयर डोनेट करेगा किसी मेटल को, मान लेते हैं। तो जो लोन पेयर डोनर होता है इसे क्या बोलते हैं? लेविस बेस। जो लोन पेयर एक्सेप्टर होता है इसे बोलते हैं लेविस एसिड, राइट। CO अगर अपना लोन पेयर किसी मेटल को या किसी को भी अगर डोनेट कर रहा है तो ये लेविस बेस हो गया और ये लेविस एसिड हो गया। अब खुद से सोचो कि अगर कार्बन अपना लोन पेयर डोनेट करेगा, राइट, तो लोन पेयर या इलेक्ट्रॉन किधर शिफ्ट होंगे? मेटल के साइड में शिफ्ट होंगे। तो मैं लिख सकता हूं यहां पे कि लोन पेयर मूव्स टुवर्ड्स मेटल। अगर ये लोन पेयर मेटल के टुवर्ड्स मूव कर रहे हैं तो ये जो नॉन बॉन्डिंग मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल था ये कार्बन से दूर जा रहा है। तो मैं बोल सकता हूं कि CO में
ये जो लोन पेयर है कार्बन से दूर जा रहा है, और ये जो नॉन बॉन्डिंग है, नॉन बॉन्डिंग मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल, इसमें स्लाइटली एंटी बॉन्डिंग कैरेक्टर होता है, एंटी बॉन्डिंग, स्लाइटली एंटी बॉन्डिंग कैरेक्टर होता है, राइट। तो अगर ये लोन पेयर इससे दूर जाएगा तो यहां से एंटी बॉन्डिंग कैरेक्टर क्या होगा, सीओ का एंटी बॉन्डिंग कैरेक्टर, नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन इन एंटी बॉन्डिंग ऑर्बिटल डिक्रीज हो रहा है, तो एंटी बॉन्डिंग में इलेक्ट्रॉन डिक्रीज होंगे, बिकॉज ये यहां से दूर जा रहा है, सीओ से दूर जा रहा है, तो सीओ में एंटी बॉन्डिंग इलेक्ट्रॉन का नंबर डिक्रीज होगा, एंटी बॉन्डिंग का इलेक्ट्रॉन डिक्रीज होगा, तो बॉन्ड ऑर्डर स्लाइटली क्या होगा, इंक्रीज होगा, बॉन्ड ऑर्डर इंक्रीज होगा तो बॉन्ड लेंथ क्या होगा, डिक्रीज होगा। तो सीओ अगर कभी भी अपना इलेक्ट्रॉन डोनेट करे मेटल को, तो फिर कार्बन मोनोऑक्साइड का बॉन्ड ऑर्डर इंक्रीज होगा, बॉन्ड लेंथ डिक्रीज होगा। ये पॉइंट समझ में आप, ये कंक्लूजन नंबर 4। कंक्लूजन नंबर 5, फिफ्थ कंक्लूजन, अब एक और ये अपन में फिफ्थ कंक्लूजन अपन ये कोऑर्डिनेशन कंपाउंड या कॉम्प्लेक्स कंपाउंड 12th में पढ़ेंगे ये, लेकिन फिर भी मैं आपको यहां से बता देता हूं कि मेटल है, कार्बन मोनोऑक्साइड है, राइट, ये अपना लोन पेयर डोनेट किया, राइट, तो ये नॉन बॉन्डिंग मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल से डोनेट करता है, राइट। इसके कारण क्या हुआ, डोनेट करने के कारण क्या हुआ, एंटी बॉन्डिंग, स्लाइट एंटी बॉन्डिंग अपना कैरेक्टर डिक्रीज किया। लेकिन मान लो इसने मेटल को डोनेट किया और साथ में एक और बॉन्ड बन रहा है, यहां से एक साथ में एक्सेप्ट भी कर रहा है। ध्यान से सुनना, ये वाला पार्ट 12th में वैसे पढ़ेंगे, लेकिन एक चीज, सीओ ने अगर लोन पेयर डोनेट किया, डोनेट करने के साथ साथ ये मेटल से इलेक्ट्रॉन एक्सेप्ट भी कर रहा है। मेटल से इलेक्ट्रॉन कौन से ऑर्बिटल में एक्सेप्ट करेगा, मेटल से इलेक्ट्रॉन कौन से ऑर्बिटल में एक्सेप्ट करेगा, इसका लूमो पाई स्टार होता है, तो पाई स्टार में इलेक्ट्रॉन एक्सेप्ट कर रहा है। पॉइंट समझ में आ रहा है? जब इसने नॉन बॉन्डिंग से इलेक्ट्रॉन डोनेट किया तो स्लाइट एंटी बॉन्डिंग कैरेक्टर क्या होगा, डिक्रीज होगा। जब ये डोनेट करेगा तो एंटी बॉन्डिंग कैरेक्टर डिक्रीज होगा, क्योंकि स्लाइट एंटी बॉन्डिंग इलेक्ट्रॉन डोनेट कर रहा है। लेकिन अगर इसने साथ में एक्सेप्ट भी कर लिया, तो एक्सेप्ट कौन से ऑर्बिटल में करता है, ये एक्सेप्ट करता है लूमो में। लूमो तो यार एंटी बॉन्डिंग ऑर्बिटल ही है। तो जब ये एक्सेप्ट करेगा, मैं यहां पे लिख देता हूं, जब ये एक्सेप्ट करेगा तो 100% एंटी बॉन्डिंग कैरेक्टर क्या होगा, इंक्रीज होगा। क्योंकि जब एक्सेप्ट कर रहा है तो ये 100% एंटी बॉन्डिंग ऑर्बिटल में एक्सेप्ट कर रहा है। अब इमेजिन करो सेकेंड केस, ये वाला, कि कभी ऐसा आ जाए कि सीओ इलेक्ट्रॉन डोनेट भी कर रहा है और साथ में एक्सेप्ट भी कर रहा है, दो बॉन्ड बना रहा है, ठीक ना। अगर आपको ऐसे दिया हुआ है, सीओ अपना लोन पेयर डोनेट कर रहा है, साथ में अगर इलेक्ट्रॉन एक्सेप्ट कर रहा है, तो डोनेट करते टाइम स्लाइट एंटी बॉन्डिंग कैरेक्टर डिक्रीज होगा, एक्सेप्ट करते टाइम 100% एंटी बॉन्डिंग कैरेक्टर इंक्रीज होगा। तो अब इससे नेट कैरेक्टर, आप बोल सकते हो कि नेट एंटी बॉन्डिंग कैरेक्टर क्या होगा, नेट तो इंक्रीज होगा, थोड़ा सा डिक्रीज होगा, बहुत ज्यादा इंक्रीज हो गया, तो नेट एंटी बॉन्डिंग कैरेक्टर इंक्रीजेस। नेट एंटी बॉन्डिंग कैरेक्टर इंक्रीज होगा तो फिर बॉन्ड ऑर्डर डिक्रीज होगा, कार्बन ऑक्सीजन बॉन्ड लेंथ क्या होगा, इंक्रीज होगा। बात समझ में आ रही है? ये क्या है, कार्बन ऑक्सीजन बॉन्ड ऑर्डर डिक्रीजेस, कार्बन ऑक्सीजन बॉन्ड लेंथ इंक्रीजेस। तो ये 5 कंक्लूजन बेसिकली आपको थोड़ा ध्यान रखना है, जेई में कभी पूछा तो ये 5 थिंग्स आपसे पूछ सकते हैं सीओ के बेसिकली एनर्जी लेवल डायग्राम से। इनको छोड़ के बाकी किसी का भी अगर आपको एनर्जी लेवल डायग्राम या फिर कुछ भी पूछे, लेट्स से मान लो कि NO प्लस CN माइनस, इन सबका अगर आपसे बॉन्ड ऑर्डर पूछे कभी एग्जाम में, बॉन्ड ऑर्डर, BO मींस बॉन्ड ऑर्डर, कुछ मत करें,
जस्ट नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन काउंट करिए, कितना 7 + 8 15, तो 15 के करस्पॉन्डिंग क्या होना चाहिए बॉन्ड ऑर्डर। नॉर्मल सोचो आप, 14 पे 3 था, 15 पे 2.5, तो इसका बॉन्ड ऑर्डर 2.5। NO प्लस का 7 + 7 8 15 - 1 14, बॉन्ड ऑर्डर 3, CN - 3। आप नॉर्मल सॉल्व करिए, ठीक। ये मैंने आपको CU का क्यों पढ़ाया, क्योंकि अगर आप ऐसे CU का करेंगे तो CU का भी आंसर क्या आएगा 8 + 6 14, तो 3। CO प्लस का बॉन्ड ऑर्डर 8 + 6 14 - 1 13, 13 के अकॉर्डिंग क्या आना चाहिए था 2.5 आना चाहिए था, बस ये गलत है। अभी मैंने प्रूफ किया था CO का बॉन्ड ऑर्डर क्या होता है, बॉन्ड ऑर्डर इज ग्रेटर देन 3 होता है, इसलिए मैंने CO का एनर्जी लेवल डायग्राम पढ़ाया। बाकी सबका अगर आपसे बॉन्ड ऑर्डर पूछे तो सिर्फ और सिर्फ अपने सिलेबस में यही है, नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन काउंट करिए और वहां से बॉन्ड ऑर्डर फाइंड करिए। CO प्लस के केस में बस एक्स्ट्रा केयर रखिए, CO प्लस का बॉन्ड ऑर्डर 3 से ज्यादा होता है। क्लियर है? तो इस लेक्चर को फिर से आप एक बार रिपीट करके दोबारा देखें आप, ठीक ना। और ये अपना पूरा मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल थ्योरी कंप्लीट हो गया आज, ठीक। चलिए फिर आज के लेक्चर में इतना ही। थैंक यू सो मच।